जय हिंद सर, थैंक यू अद्भुत सिंह सर, जय हिंद, थैंक यू सर। Jai Hind, Rajesh. It's back to be with your series of events, debates. थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया सर। बड़ी अहम खबर थी, उसको लेकर मैं आपसे बातचीत करना चाहता था। दरअसल नाटो प्लस में अमेरिका भारत को शामिल करना चाहता है। अमेरिका की संसद में प्रस्ताव लाया गया है। मैं उसको लेकर आपके साथ बातचीत करना चाहता था कि भारत को नाटो प्लस में जाने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे दर्शकों को नाटो को समझाएं कि आखिरकार ये नाटो है क्या और क्यों इसकी जरूरत थी और अब कितनी जरूरत इसकी रह चुकी है। ओके राजेश, आपने सही लाइन पे डाला है डिबेट। देखिए, नाटो 1949 में बनाया गया, फाउंडेड, और अमेरिका ने बनाया था बेसिकली रूस के बरखिलाफ उसको कंटेन करने के लिए और कम्युनिस्ट ब्लॉक को। और दूसरा था कि अपनी जो उनकी यूरोप की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हालात हुई थी, वो चाहते थे कि यूरोपियन देशों को एक तरह का यूनाइट करके उसको एक सही लाइन पे लेके आए यूरोपियन देशों को। और तीसरा था, वो चाहते थे कि जर्मनी दोबारा ना चढ़े एज अ मिलिट्री पावर। तो ये तीन मुद्दे थे अमेरिका के। इसमें दो मुल्क नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, अमेरिका, यूएस एंड कनाडा, बाकी यूरोप के थे। टोटल देश थे 12। उसके बाद 1952 में दो और देश शामिल हो गए थे। और आस्ते आस्ते जब ये रूस सोवियत यूनियन ब्रेकअप हुआ 1990 में, उसके बाद जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो शामिल करते गए आस्ते आस्ते। और आज 30 कंट्रीज प्लस फिनलैंड 31 कंट्री नाटो के मेंबर हैं। और ये जो नाटो देश हैं, ये रूस के बॉर्डर के ऊपर अभी रूस की सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। और यही कारण रहा है यूक्रेन लड़ाई का। अभी जब ये नाटो बनी तो 1955 में वेस्ट जर्मनी, उस समय जर्मनी दो हिस्सों में था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी को नाटो में शामिल किया गया था। तो फिर उस समय सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट बनाया, जो कि नाटो का मुकाबला कर रहा था एज अ मिलिट्री ट्रीटी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटराइजेशन। सो यूरोप दो हिस्सों में बन गया था और यही था कारण कोल्ड वॉर का। दो मेजर मिलिट्री ब्लॉक्स कह लो या टू आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स कह लो। अच्छा, अभी हम आते हैं नेटो प्लस के ऊपर। नेटो प्लस से पहले अभी नेटो प्लस 5, नेटो प्लस 5 बना। उसमें कौन कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान। नाउ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है ओशेनिक महाद्वीप के। साउथ कोरिया और जापान है ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के। और पांचवा है इजराइल, मिडिल ईस्ट। तो ये नेटो प्लस 5 है। तो आप समझ जाए कि अलग अलग कॉन्टिनेंट कवर कर रहे हैं नेटो प्लस 5। और अभी रिसेंटली जो है ये यूएस के जो कांग्रेस में गैलाघर के नीचे, उसकी चेयरमैनशिप के नीचे, और उसके साथ मेंबर है कृष्णा मूर्ति, इंडियन ओरिजिन के, उन्होंने एक स्कीम बनाई है जिसमें भारत को एक तरह का निमंत्रण किया, उन्होंने ओपन किया दरवाजा कि आप शामिल हो जाओ। और इसमें एक और रो खन्ना के नाम से है। चाहता था सर, मैं आगे बढ़ने से पहले बीच में टोक रहा हूं आपको। क्या नेटो का जो मकसद था कि रूस को वीक करना, क्या रूस यूक्रेन वॉर के बाद जो है नेटो ने लगभग उसे हासिल कर लिया है, इकोनॉमिक तौर पे भी और सैन्य तौर पे भी? और अब क्या नेटो को लग रहा है कि रूस के साथ चीन अगला बड़ा अहम टारगेट है, दुश्मन है, और चीन आने वाले वक्त में यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए चुनौती है? तो एशिया में अब नेटो प्लस का विस्तार किया जा रहा है, क्या इस एंगल से मैं चीजों को देखूं? पहले राजेश मैं कहूंगा कि बेशक नेटो देश एकत्र हो गए, यूनिटी हो गई है, एकता दिखा रहे हैं।
यूक्रेन को प्रॉक्सी वॉर में, जो कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट बन गया अभी, उसमें सपोर्ट देने के लिए। और सपोर्ट किस प्रकार की दे रहे हैं? 90% मिलिट्री एड दे रहे हैं, उनके जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं। परंतु जो रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं उसमें कामयाबी अमेरिका को या ये यूरोपियन देश, यूरोपियन यूनियन और नेटो, उसमें वो मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हुए हैं। बेशक 60% सक्सेस होगा, क्योंकि रूस की इकोनॉमी सही बढ़ रही है। इस समय जब रिसेशन देखते हैं तो वेस्टर्न पावर्स रिसेशन से ज्यादा थ्रेटन्ड है। जर्मनी ऑफिशियली ऑलरेडी रिसेशन स्टेट डिक्लेयर किया गया है, और रूस कंफर्टेबल पोजीशन में है। और उसका क्या है कि चाइना और तुर्की, ये दोनों बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उसकी ट्रेड में। तुर्की और रूस की ट्रेड दुगनी हो गई 2022 में। तो वो मुद्दा मैं नहीं समझता अचीव किया। अभी बिल्कुल सही है कि एशियन नाटो, चीन ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जब क्वाड बनी थी, और जब अगर नाटो प्लस है तो नेचुरली एशिया नाटो काफ़ी जारी लगता है। क्योंकि जापान में भी आप जानते हैं कुछ समय पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने संदेश दिया था, बताया था कि जापान के अंदर हेडक्वार्टर होगा नाटो का, तो नाटो +5। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आपने मुझे ये भी सवाल किया है कि भारत के लिए क्या पोजीशन बनती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। भारत ना, इससे पहले मैं आपको कवर करना चाहता हूं कि हर एक देश की एक स्ट्रैटेजी होती है, ग्रैंड स्ट्रैटेजी होती है, और उसके अंदर विजन होता है। और इसमें मैं चीन का एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। 100 इयर्स विजन बनाई माओ जेडुंग ने 1949 में जब कम्युनिस्ट चाइना बना, और 2049 में उन्होंने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की, जैसे कि ताइवान की रीयूनिफिकेशन हो। जी। तो मैं समझता हूं भारत को भी अपनी विजन बनानी चाहिए, और 2047 हमारी अमृतकाल जब आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत उस समय विश्व में एक रीजनल पावर एंड अ वर्ल्ड पावर टू बी काउंटेड में गिना जाएगा। अभी देखें, ये जो अमेरिका ने नाटो प्लस का ऑफर दिया है, ये मैं बेसिकली बता रहा हूं, ये ताइवान सेंट्रिक है। ये ताइवान की मदद के लिए अमेरिका लगा हुआ है कि ताइवान को बचाना है, कि चीन ने उसके ऊपर बहुत हामी पड़ा हुआ है ताइवान के ऊपर। पर मैं नहीं समझता कि शी जिनपिंग कोई एक्चुअल आक्रमण करेगा इस समय, खास करके 2027 से पहले नहीं करेगा, क्योंकि 100 इयर्स ऑफ पीएलए उसने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखना है। तो ताइवान की लड़ाई करता है तो हो सकता है उसको सक्सेस ना मिले। हाँ जी, मैं जो समझ रहा हूं आपकी बात, बड़ा अहम पॉइंट आपने कवर किया है सर, कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक चीन करता है तो अमेरिका चाहता है कि नाटो प्लस ताइवान की मदद के लिए आगे आए। क्या अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान भी ताइवान के अंदर जाकर चीन के खिलाफ जंग लड़ेगा? ये कवर करना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो अमेरिका की थिंकिंग है ना, वो है कि अगर भारत शामिल हो जाता है तो देखिए विश्व में हमारी आर्मी नंबर 4 गिनी जाती है ताकत में, साइज ताकत में। तो बहुत ताकतवर हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, और ये जो बाकी 5 देश हैं उनकी मिलिट्री ताकत है, मिलिट्राइज्ड है, बट हमारे से कम। तो देखो नाटो प्लस कितनी ताकत, शक्तिशाली ताकत, और फिर साथ में अमेरिका उसके अंदर, तो चीन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और मैं समझता हूं उस समय चीन अपनी आंखें नहीं दिखा सकेगा। जो अभी प्रोपेगेंडा करता है वो करता रहेगा, पर लड़ाई के मैदान में नहीं शामिल होना चाहेगा। भारत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद हो सकता है क्या ये, अगर नाटो प्लस में शामिल होते हैं, कि मिलिट्री अलायंस बनता है? जिस प्रकार से हमने गलवान देखा है, यांगत्से में हमने झड़प देखी है, और जिस प्रकार से अभी भी आज खबर आ रही है कि
3 से 4 जगह पर एयरफील्ड को चीन ने मजबूत किया है अपनी। तो अगर आने वाले फ्यूचर में जो तनाव है वो जंग में तब्दील होता है, तो भारत के लिहाज से भी नाटो प्लस का जो ऑप्शन है वो फायदेमंद होगा। मैं शुरू में ये बोलूंगा इस सवाल के ऊपर, बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत डिबेट चलेगी हमारे देश में फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रीज के अंदर, थिंक टैंक्स के अंदर एंड सीसीएस के अंदर। ये बहुत मेजर सवाल है। मैं समझता हूँ भारत जब 1947 से नॉन अलाइनमेंट बनाई, उसके बाद एक्टिव नॉन अलाइनमेंट रहे, उसके बाद हम मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि मुनासिब है कि हम नेटो प्लस के मेंबर बने, सदस्य बने। अच्छा, अभी इसमें मैं 2-3 चीजें और स्ट्रेंथन करना चाहता हूं अपनी आर्ग्यूमेंट के। जब 1954 में अमेरिका ने साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और जो कि बेसिकली फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये शामिल थे अमेरिका के साथ। वियतनाम वॉर, इंडो चाइना में जो वॉर चल रही थी, पर ये लास्ट नहीं की। 1974 के करीब ये सीटो है, मेरे ख्याल में खत्म हो गई थी। वैसे ही 1955 में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो हेडक्वार्टर था बगदाद, वो बगदाद फैक्ट भी कहा जाता था। उसमें अमेरिका, तुर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान ये हिस्सेदार थे। और इसका क्या मुद्दा था कि रूस को मिडिल ईस्ट का ऑयल हमने डिनाई करना है, तो उन्होंने डिनाई कर, पर ये भी बाय 1979 खत्म हो गया था। इराक ने तो मेरे ख्याल 1960 में छोड़ दिया था, और फिर इसका हेडक्वार्टर अंकारा तुर्की में चला गया। तो ये देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ट्रीटीज 20-25 साल ही रही। तो नेटो प्लस, एक हम बोलते हैं ना अंग्रेजी में शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, वो पॉलिसी है। भारत कोई अलायंसेस में नहीं पड़ता, कोई मिलिट्री ट्रीटीज में नहीं पड़ता। और मैंने अमृतकाल की बात की, देखें हम अभी हमारे 5th लार्जेस्ट 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 3-4 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। हमारी आत्मनिर्भर हर एक तरफ देश के अंदर बढ़ोतरी कर रही है, खास करके आत्मनिर्भर डिफेंस। देखिए 2013-14 में हमारी एक्सपोर्ट थी 600 करोड़ आर्मामेंट्स की, और अभी 2022-23 में 16,000 करोड़ है, 23 टाइम्स बढ़ोतरी। तो इससे क्या पता लगता है कि वी आर इमर्जिंग मिलिट्री पावर विद गुड डिफेंस कैपेबिलिटी विद अस। अगर हमारे पास ये काबिलियत बन रही है, तो हम किसी अलायंस, किसी ट्रीटी में क्यों पड़े। हम इकोनॉमिक ट्रीटीज देखें, विश्व के जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो एक डिफेंस आर्मामेंट्स, और दूसरा है इकोनॉमी, उसके ऊपर चलते हैं। ये दोनों ट्विन पिलर्स हैं, और हम उन ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सेदार हैं, जैसे कि G20 में हम अभी IPF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के भी हिस्सेदार बने हैं, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के भी हम मेंबर हैं, ब्रिक्स है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। बड़ी अहम है एसवीपी सिंह सर, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन जो हैं भारत आने वाले हैं इसी हफ्ते, सिंगापुर में हैं उनका, उसके बाद उन्होंने भारत भी आना है। क्या उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी महीने अमेरिका भी जाना है, तो क्या चीजें उस रास्ते पे चलता हुआ आप नहीं देख रहे हैं कि हम अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं, और झुकाव विदेश नीति का, रक्षा नीति का उस तरफ हो रहा है, और ये नाटो प्लस की तरफ भी जा रहा है? देखिए राजेश, भारत झुकेगा नहीं, भारत कोई जूनियर पार्टनर नहीं बनेगा। विश्व में हम समझते हैं सब इंडिपेंडेंट देश बराबर हैं, छोटा बड़ा, और वो हमारी पॉलिसी बड़ी सही है। और दूसरा है कि हमने अपने इंटरेस्ट देखने हैं। भारत एशियन पावर ही नहीं, इस समय यूरेशियन पावर है, और यूरेशिया में एल्प्स माउंटेन से इस तरफ कौन है? रूस, जो कि हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड पार्टनर रहा है।
और अभी भी है, और हमारे को उससे सबसे मैक्सिमम परसेंटेज इंपोर्ट्स होती है आर्मामेंट्स। हम रूस को नहीं नाराज कर सकते, उसमें हमारे इंटरेस्ट हैं, वाइटल इंटरेस्ट है, मैं समझता हूँ परमानेंट इंटरेस्ट है। अमेरिका के साथ क्या है, अमेरिका शिफ्टिंग सैंड ड्यून, दोबारा रिपीट करता हूँ कि आज ये टीटी बना दी, कल उधर कर दी, अफगानिस्तान से हिले, इराक से हिले, यूक्रेन में लग गए। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स को इस समय पोजीशन में था कि शांति लाने के लिए यूक्रेन में पीस डील के लिए बात करे, उन्होंने नहीं की। क्यों? उसने अपनी आर्मामेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, उसने यूरोप के जो नेटो देश है उनको अपना पप्पू बना लिया है। उनकी जीडीपी डिफेंस की कम से कम 2% रहेगी अभी, और कहां से आएंगे वो हथियार? अमेरिका से। तो उन्होंने जो अफगानिस्तान और इराक का लॉस हुआ है वो मेकअप कर लेंगे। तो ये भारत समझता है और हम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। मैं समझता हूं हमारे लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी, प्रैग्मेटिक पॉलिसी रहेगी, एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी रखें कि हम सोच रहे हैं। रातों रात तो ऑफर नहीं आया अमेरिका का नेटो प्लस के लिए, तो हमें भी कुछ साल लगेंगे, और मैं समझता हूँ ये साल लगना चाहिए 2027, जब पीएलए का 100 साल हो जाता है। देखते हैं क्या आगे करता है चीन ताइवान के साथ। हम एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी रखें जिसमें सावधान रहे चीन भी, और यूनाइटेड स्टेट्स हमारे साथ इंटरेस्ट दिखाता रहे। देखो हमारे पास 2+2 डायलॉग है अमेरिका के साथ, बाकी देशों के साथ भी है। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ 1-to-1 रिलेशंस बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स में हम कई ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सेदार हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं जिक्र कर रहा था, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में हमारे बहुत इंटरेस्ट हैं। तो हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते कि हम एक नेटो के मेंबर बन जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन बहुत महत्व रखते हैं आज के स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में। मैं समझता हूँ साउथ ईस्ट एशिया जो है, मलाक्का स्टेट्स, वो एक तरह का क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड हम कह सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड वो है, कनेक्ट कर रहा है इंडियन ओशन विद पैसिफिक ओशन थ्रू साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड लिटरल टेरिटरीज। तो हमारे लिए क्वाड बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। हम इंडो पैसिफिक में इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, जिसमें चीन को हमने नजरिया रखा हुआ है कि हम उसको नाराज ना करें। चीन हमारे ऊपर दबाव डालता है हिमालयाज में, उसको हमने काउंटर करना है, जैसे हमने गलवान के टाइम पे किया, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ाने में, अपने डिफेंस ताकत बढ़ाने में। जी, मैं एक चीज और, मेरा बड़ा अहम सवाल और आखिरी सवाल, जिस प्रकार से अमेरिका की तरफ झुकाव देखा जा रहा है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि पिछले एक दशक में अमेरिका की तरफ भारत का झुकाव हुआ है, चाहे वो हथियारों के सौदे हो, विदेश नीति हो। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रूस, चीन, ईरान और काफी हद तक पाकिस्तान एक साथ आ रहे हैं। क्या भारत को एशिया के अंदर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है? इस नजरिए से भी चीजों को देखा जाए, और अलग थलग हो जाते हैं तो अगर मुसीबत आती है तो मदद से क्या 7 समुंदर पार से अमेरिका आएगा? इसमें देशों के परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, और ये बहुत पुराना कहावत है। और इसमें हमारा जो अमेरिका के साथ रिश्ता बना है, ये बना है कि पिवट टू एशिया, ओबामा के टाइम में एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें एशिया पैसिफिक को उन्होंने इंडो पैसिफिक के नाम दिया और इंडो पैसिफिक कमांड बनाया अपने थिएटर कमांड्स के अंदर, और उसमें भारत को उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सेदार की पोजीशन दी थी, और भारत ने उसको अपनाया है। क्यों? हमारा साउथ चाइना सी में बहुत मेजर इंटरेस्ट है, वियतनाम के साथ हमारा बहुत मेजर इंटरेस्ट है, ऑयल के अंदर हमारा बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं समझता हूँ कि वो इसलिए हमने अमेरिका के साथ हाथ बढ़ाया है, और अमेरिका भी चाहता है कि एशिया के अंदर कुछ काउंटर वेट, काउंटर बैलेंस हो चीन के ऊपर। तो नो बेटर देन भारत
साउथ एशिया में, जिसकी रीच अपनी नेवल पावर की साउथ ईस्ट एशिया में है, हमारी प्रेजेंस है नेवी की। हम क्वाड के हिस्सेदार बनके हमारी वेस्टर्न पैसिफिक में भी अभी एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना हुआ है। और भारत, इसलिए मैं समझता हूँ ठीक है, अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बन रहे हैं, पर 1990 के साथ बनने शुरू हुए थे, आगे बढ़े हैं। भारत, जैसे मैं बोला, रूस 1971, सोवियत यूनियन नहीं भूल सकता कि उन्होंने हमारे को ट्रीटी दी और 1971 की लड़ाई में बहुत साथ था। वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ने 2008 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन में न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1, 2, 3 की थी। तो हम अमेरिका के भी आभारी हैं, क्योंकि अमंग न्यूक्लियर पावर्स हम अभी गिने जाते हैं। तो मेरे समझ के मुताबिक हमें एक बहुत बैलेंस ट्रीटी से चलना चाहिए। इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, जैसे अमेरिका और चाइना प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, पर ताइवान में अभी दे आर मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, क्योंकि ताइवान पॉलिसी एक्ट 2022 में अमेरिका ने बोला हम ताइवान की मदद के लिए आएंगे। $6.5 बिलियन उन्होंने मिलिट्री एड भी दी है। अभी ताइवान पॉलिसी एक्ट 2023 से इकोनॉमिक एड के लिए बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब वो क्लियर है अभी कि एम्बिग्विटी नहीं रही ताइवान में, हम लड़ाई में आएंगे। वैसे ही चीन ने अपनी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी बता दी है, इतना बिल्डअप किया है, ब्लॉकेड किया है। जो उनकी स्पीकर आई थी पेलोसी लास्ट ईयर, और अभी भी जब उनका प्रेसिडेंट सी वैन गई थी अमेरिका, तो काफी ब्लॉकेट किया, 2 मेजर एक्सरसाइजेस की हैं। तो दोनों देश की वहां पे स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होगी। नाउ इंडिया शुड अडॉप्ट द स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। ओके सर, अगर मैं आपसे यस और नो में सवाल पूछना चाहूं, मैं चाहूंगा उसका जवाब आप दें कि क्या भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनना चाहिए, यस या नो? नो विद स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी इन द नियर फ्यूचर। ओके सर, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। बहुत अच्छे से आपने इस चैप्टर को बहुत क्लियर किया है, समझाया है, और उम्मीद मैं करूंगा कि मेरे दर्शकों को भी पता लगेगा कि क्यों नाटो प्लस में जाना और नहीं जाना भारत के लिए फायदेमंद है। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद एंड ग्लोरी टू इंडिया।